हिंदी और राकेश जी ने अभी कहा साहित्य की बात है, और माइक्रोबायोलॉजी के ट्रेनिंग और ट्रेनर होने के साथ साथ बहुत कम है। कई बार ऐसा होता है ना कि कबीर जी का दोहा है, जैसी संगति बैठिए हैं वैसा ही गुण आप में आने लगते हैं। तो हमारे 3 बहुत मेरे अहम साथी हैं जो मेरा कंधा से कंधा मिलाकर जो इस कॉलेज को अग्रसर कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। वो हैं हमारे प्रोफेसर राकेश जी, प्रोफेसर डबास और प्रोफेसर संजय शर्मा। और तीनों का योगदान कॉलेज में ही नहीं, मेरे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में पूरा रहता है। और शायद इसी का फर्क है कि मैंने अभी एक कुरुक्षेत्र मैंने पूरी पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन्हीं का ही मार्गदर्शन रहता है कि कभी कभी काफ़ी बार ऐसे समय आता है कि आप बहुत ही इमोशनली वीक हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जब ये मेरे तीनों साथी मुझे कुछ प्रेरणा देते हैं कुछ पढ़ने की कि आप इसे पढ़िए और इससे आपका मनोबल और बढ़ेगा, तो इस तरह के साथी अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हों और साथी हों तो मुझे नहीं लगता कि कहीं गलतियां होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है। तो मैं तीनों साथियों का धन्यवाद करूंगा इस प्लेटफॉर्म से। और दूसरा, हिंदी के लिए ये महा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी को लेकर खास तौर पर। जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, राकेश जी ने कहा, तो मेरे ख्याल से तो जितना भारतेंदु जी ने हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जितने एफर्ट्स और जितने अपने उसमें, शायद उनका एक दोहा इस तरह का कोई एक पंक्ति भी है जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर आपकी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है तो वो देश उन्नति नहीं कर सकता। तो एक बहुत अहम भूमिका भारतेंदु ने एक जो नींव रखी थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का एक रूप दिया जाए। तो मुझे जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना ही बात कर रहा हूँ, और इसको एनालाइज ना करें, बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करें। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी स्कूल के टाइम पर जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी पढ़ते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा हुआ, वही जो ध्यान है थोड़ा बहुत उनके बारे में, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हिंदी भाषा को जो राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे उस ब्रिटिश हुकूमत से बाहर निकालने के लिए, तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म उन्होंने एक जन जागरण शुरू किया, चेताया सबको कि कैसे जो है हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का, अपनी भाषा में अपना सारा काम करें। और अभी 14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस मनाना जा रहा है, और उसके बाद एक हिंदी अनुवाद का एक 30 सितंबर को हिंदी अनुवाद दिवस है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राकेश जी को जो है आगे का प्रोग्राम है, राकेश जी और प्रोफेसर संजय को हैं आगे की लाइंस में बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो एक हिंदी का बहुत बड़ा योगदान जो है, और इस सितंबर माह का जो योगदान है, जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए इसमें जो 3 जो दिन हैं, 3 दिन जो हमारे हैं, 3 डेट हैं जो हमारी दिनांक हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए आज हम बात कर ही रहे हैं, और हिंदी दिवस भी इसी महीने में मनाया जाता है। हिंदी अनुवाद दिवस भी इसी महीने का एक हिस्सा है। और ये तीनों ऐसे अहम मूल ऐसे दिन हैं और ऐसे कार्य हैं। आप अगर हिंदी अनुवाद की बात करें, हम कितनी भी साइंस मैंने पढ़ी है, जब से 10वीं तक मैंने साइंस हिंदी में पढ़ी थी, उसके बाद आज तक मैंने कोई हिंदी की किताब अपने किसी करिकुलम से उठाकर शायद ही मुझे मिली हो या मैंने पढ़ी हो। हमारा पूरा की पूरा जितना भी ज्ञानवर्धन उसके बाद हुआ, जितना भी परिवर्तन हुआ, वो सभी हिंदी माध्यम के, इंग्लिश माध्यम के माध्यम से हुआ। तो ये जो अनुवाद की प्रक्रिया है, और अनुवाद में अनुवादित ही क्यों, हम ऐसे लिखना क्यों ना शुरू करें, क्योंकि उतनी हमें लैंग्वेज की साइंस में आने के बाद आपकी पूरी एजुकेशन आपकी इंग्लिश में होती है, और उसके बाद आप इंग्लिश में खो जाते हैं। यू डू नॉट हैव बेसिकली एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी लेटर ऑन। तो ये, और हम बढ़ नहीं सकते, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिशों के बावजूद आप हिंदी बोलना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके बाद कुछ समय के बाद आप फिर दोबारा से उसी अपने आप को इंग्लिश में ले आते हैं। यू फील मोर कंफर्टेबल व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश।
तो ये बहुत बड़ा आयोजन है आज का, और जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर आपने देखा होगा, मूल्यों की बात राकेश जी ने की है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो बताई हैं, और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि कोई, जब आप उनके कविताओं को देखते हैं या जब उनकी आप जर्नी को देखते हैं जहां उन्होंने सीखा है, कोई फॉर्मल एजुकेशन, जैसे आप लोग बीए ऑनर्स हिंदी पढ़ रहे हैं, जब साहित्य को आप देखते हैं, ऐसी कोई फॉर्मल एजुकेशन उनको साहित्य को लेकर या उनके कविताओं की रचनाएं ले लीजिए, नाटक ले लीजिए, कोई उनकी फॉर्मल एजुकेशन ऐसी नहीं थी जैसे आपकी है। तो आप उनसे सीखें कि फॉर्मल किसी भी एजुकेशन का साहित्य को पढ़ने के लिए, जानने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ भी अपना योगदान देने के लिए आपको एजुकेशन की, इस तरह की फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आप में वो लगन होनी चाहिए, आप में वो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो अपने आप में वो क्रिएटिविटी लाएं, अपनी थॉट्स को संजोकर, और जो आप सोचते हैं फ्रीडम के साथ, पूरे अपने विचारों के, अपने वैचारिक भावों के साथ उसे एक्सप्रेस करें, और साथ साथ लगन जो होना किसी भी काम को करने में, जो आजकल के यूथ में, युवा में जो कहीं पर मिसिंग है, वो बहुत जरूरी है। तो ये तीन चीजें आप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से आप सीखें, और जो उन्होंने काम, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था अपने समय में, चाहे वो गुलामी को लेकर हो, चाहे असहाय लोगों के बारे में हो, चाहे करप्शन के बारे में हो, चाहे ब्रिटिश रूल के बारे में हो, चाहे राज प्रेम के बारे में हो, राष्ट्र प्रेम के बारे में हो, इन सारी चीज़ों को महत्व देते हुए, तो मैं कहूँगा इससे बड़ा दिन शायद ही हिंदी साहित्य को और हम सबको, हिंदी साहित्य ही क्यों, जहाँ मूल्यों की बात आती है, ये सारे मूल्य हमारे सभी के जीवन में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के साथ मैं आपको सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर सूरज जी का, पालीवाल जी का, प्रोफेसर पंकज जी का, जिन्होंने अपना समय निकालकर और हम लोगों को और हमारे सभी विद्यार्थियों को उनके ज्ञानवर्धन के लिए ये समय निकाला, और वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राकेश। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आभारी हैं कि आपने इस कार्यक्रम की अनुमति हमें दी, कार्यक्रम करने की। आज की जो संगोष्ठी का जो विषय रखा गया है, वो विषय मुझे लगता है कि हम सबके जहन में कहीं ना कहीं रहता है। इस कार्यक्रम को करते समय सब दुविधा थी कि आज पत्रकारिता लघु पत्रिका दिवस भी है, क्योंकि एक आदर्श माने जाते हैं कि पत्रकारिता जो बहुत छोटे प्रयासों से चलती है और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर चलती है, भले ही छोटे संसाधन हो, थोड़े संसाधन हो, पर लघु पत्रिकाएं अपने उद्देश्य में, अपने कलेवर में, अपने जो विषय उठाते हैं वो बहुत बड़े विषय होते हैं। और दोनों ही हमारे जो वक्ता हैं, दोनों पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में भी और पहले भी अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया है। मैं थोड़ा सा आज विषय पर आऊंगा, और विषय से जो हमारे मन में जो इच्छा थी कि जो हम चाहते थे कि इस विषय पर चर्चा हो, वो विषय था कि हमारे जो समय में जो बदलाव आ रहे हैं उनका स्वरूप क्या है, और आज की जो हिंदी कहानी है वो हिंदी कहानी उन बदलावों को कैसे देख रही है, या हिंदी कहानी में वो कैसे दिखाई देते हैं। आमतौर पर हमारे विद्यार्थी सिर्फ वो कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं जो उनके पाठ्यक्रम में लगा हुआ होता है। हमारे सभी साथी जो हैं प्रेरित करते हैं विद्यार्थियों को कि न सिर्फ वो जो पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें लगी हुई हैं, उपन्यास लगे हुए हैं वो पढ़ें, बल्कि वे चीजें भी पढ़ें जो हमारे समय में चल रही हैं, जो पाठ्यक्रम में नहीं है, ताकि आपका जो रुझान है वो साहित्य के बारे में बस सिर्फ इतना न रहे कि हमने एक प्रेमचंद पढ़े हैं या हमने एक जो है रामधारी सिंह दिनकर पढ़े, बल्कि वर्तमान में जो हमारे साहित्यकार रच रहे हैं उनसे भी हम रूबरू हों, जाने कि उनकी सोच क्या है, समझ क्या है। तो हमारे समय में आ रहे बदलावों का स्वरूप और आज की हिंदी कहानी का जो ये राष्ट्रीय वेबिनार है, मैं उसमें आप सबका स्वागत करता हूँ।
और सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे समय के वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी को। उनका थोड़ा सा परिचय, हालांकि दोनों ही वक्ताओं का परिचय इतना लंबा है कि अगर हम पूरा परिचय देंगे तो संभवतः संगोष्ठी का समय उसमें चला जाएगा, बहुत बड़ा समय चला जाएगा। फिर भी ये जानना जरूरी होता है कि जो इतने वर्षों की साधना, लगभग 36 वर्षों का अध्यापन का अनुभव आपका है सूरज पालीवाल जी का, जितने हमारे विद्यार्थियों की उम्र नहीं उससे दोगुना जो है हमारे जो माननीय विद्वान आलोचक यहाँ बैठे हैं उनका अनुभव है। तो आपकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक रूप में शिक्षा गांव में हुई और उसके बाद आप उच्चतर शिक्षा के लिए आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाई की। इसके अतिरिक्त जो है आपकी जो प्रमुख आलोचना की जो पुस्तकें हैं उनमें है फणीश्वर नाथ रेणु का कथा संसार, रचना का सामाजिक आधार, संवाद की तह में, आलोचना के प्रसंग, मैला आंचल एक विमर्श, साहित्य और इतिहास दृष्टि, महाभोज का महत्व, समकालीन हिंदी उपन्यास, 21वीं सदी का पहला दशक और हिंदी कहानी, कथा विवेचन का आलोक, की आपकी आलोचना से संबंधित पुस्तकें हैं। आपने अनेक विश्वविद्यालय के स्तर पर अनेक बड़े परियोजनाओं को, जिन्हें हम बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं, उनको अंजाम दिया है। आप राष्ट्रपति निवास शिमला में वहाँ फेलो के रूप में काफी समय आपने काम किया वहाँ पर। इसके अलावा हिंदी की जितनी बड़ी पत्रिकाएं हो सकती हैं, जो हैं, जिनके नाम हमारे विद्यार्थी जानते हैं, हमारे शिक्षक साथी जानते हैं, उन सभी में समसामयिक जो रचनाशीलता है, जो हमारे समय की रचनाशीलता है, उस पर आपकी लेखनी लगातार चलती रही है। चाहे हंस हो, परिकथा हो, वागर्थ हो, तद्भव हो, कोई ऐसी पत्रिका नहीं है जो आपके जहाँ पर आपके लेख ना छपते हों। आप अनेक विश्वविद्यालयों से जुड़े रहे हैं। आप जोधपुर विश्वविद्यालय में के पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहे और अभी कुछ समय पहले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से आप प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में अक्सर नाम की पत्रिका का संपादन भी आप संभाल रहे हैं, जिनसे हम सब लोग जुड़ेंगे। पंकज सर, पंकज भाई का परिचय भी मैं मुझे लगता है कि जब वो वक्तव्य देने आएंगे उस समय दूंगा, पर मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी को कि वे आएं और हमारे समय के बदलावों का स्वरूप और समकालीन या आज की हिंदी कहानी पर अपना वक्तव्य दें। आदरणीय प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी। धन्यवाद राकेश जी। रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, और बधाई आप सब लोगों को कि आज भारतीय हिंदू के अवसर पर, भारतीय हिंदू दिवस के अवसर पर, उनकी जन्मतिथि के अवसर पर आपने कहानियों पर चर्चा आयोजित की। मुझे लगता है कि इस चर्चा के मूल में भी राकेश जी का ये विचार था कि भारतीय हिंदू के समय में कहानी नहीं थी हिंदी में। भारतीय हिंदू चाहते थे कि हिंदी में कहानी आए। उन्होंने अपने एक मित्र जो पंजाब के थे, संतोष सिंह जी, उनको पत्र भी लिखा कि हिंदी में कहानी और उपन्यास नहीं है, कृपया इन्हें बनाइए। उस ज़माने में बनाना शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारतीय हिंदू ने बनाने शब्द का प्रयोग किया, लेकिन कहानी हिंदी में नहीं थी। और तो मुझे लगता है कि शायद राकेश जी की चिंता ये थी कि भारतीय हिंदू अपने जीवन में जिस विधा को शुरू करना चाहते थे, जिस विधा को फलता फूलता देखना चाहते थे, वो विधा आज कहाँ पहुँच गई है, यह मंतव्य शायद राकेश जी का होगा। मैं रामलाल आनंद कॉलेज के प्राचार्य, जो मूलतः साइंस के हैं, माइक्रोबायोलॉजी के, बायोलॉजी के हैं, लेकिन हिंदी में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जो हमने सुनी उनके भाषण से, ये साहित्य तो एक लगन का काम है। इसके लिए कोई बहुत योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि आप साहित्य में ही पीएचडी हों और साहित्य में ही एमए हों तभी आप साहित्य को पढ़ेंगे और साहित्य लिखेंगे, यह बहुत ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगा कि जिस बात को हम निरंतर कहते रहते हैं, उसी बात को अपनी तरह से एक विज्ञान का आदमी किस तरह से कहता है, विद्वान अपनी बात को बहुत सहज तरीके से कहते हैं, और प्राचार्य जी ने चलते हुए जैसे एक महत्वपूर्ण बात ये कही
मित्रों, अब मैं विषय पे, चूंकि बहुत कम समय है, विषय पे आना चाहता हूँ। विषय के लिए भी मैं पूरे जो है आपके रामलाल आनंद आनंद कॉलेज के जो हिंदी विभाग है उसको बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि जो विषय चुना है वो बहुत समझदारी के साथ चुना है। और समझदारी यह है कि ज़्यादातर लोग हम ये करते हैं कि हमारा समय और आज की हिंदी कहानी, लेकिन राकेश जी ने और संजय जी ने इसमें थोड़ी चतुराई की कि हमारे समय का बदलता स्वरूप। मित्रों, ये जो स्वरूप है ये एक दिन में नहीं बदलता। समय तो बदल जाता है, लेकिन जो समाज बदलता है वो समाज बहुत जल्दी नहीं बदलता है, उसके लिए बड़ा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि यह इसीलिए जो इस तरह का विषय रखा गया है कि केवल आज की हिंदी कहानी नहीं, बल्कि बात इस पे भी होनी चाहिए कि जो हमारे समय का जो बदलता स्वरूप है वो क्या है। मैं फिर से अपनी बात पे आता हूँ कि हमने जब आज़ादी पाई थी और आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, तो जिन मूल्यों की बात भारतेंदु के संदर्भ में राकेश जी ने की, वो मूल्य हमारे सामने बड़े स्थायी मूल्य थे। क्योंकि बगैर मूल्यों के, महात्मा गांधी ने कहा था कि बगैर मूल्यों के मैं कोई आज़ादी पाना नहीं चाहता। आज़ादी 100 साल बाद में मिले, लेकिन मैं सत्य और अपने जो जीवन के मूल्य हैं उनको छोड़ करके किसी प्रकार की आज़ादी पाना नहीं चाहता। लेकिन आज लगभग 75 वर्ष हो गए, हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं अपनी स्वाधीनता का, लेकिन हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि इन 75 वर्षों में जो हमने अपना समाज बनाया है वो समाज क्या है। जिन मूल्यों के लिए हम लड़ रहे थे, जिन मूल्यों की हमने स्थापना की थी और जिस स्वतंत्रता के लिए हम बात कर रहे थे, वह स्वतंत्रता केवल ये नहीं है कि आपके लिए एक जो अंग्रेज चले गए और आप स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता का मतलब आपकी अभिव्यक्ति की भी आज़ादी होती है, आपके चलने बोलने भाषा के चयन की भी आज़ादी होती है, आपके अपने धर्म की भी आज़ादी होती है कि आप किस धर्म के हैं। क्योंकि हमने जब संविधान लागू किया तो बाबा साहब अम्बेडकर का जोर इस बात पर विशेष रूप से था कि कोई किसी व्यक्ति को, कोई भी धर्म हो किसी व्यक्ति का, लेकिन वह व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसे उतने ही अधिकार दिए जाएंगे जैसे कि बहुसंख्यक वर्ग को दिए जाते हैं या किसी अन्य वर्ग को दिए जाते हैं। धर्म को लेकर कोई राजनीति नहीं हो सकती, धर्म को लेकर के किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सबको आज़ादी होती है बोलने की, धर्म पालन करने की, लिखने की, पढ़ने की, नौकरी करने की, तमाम तरह की स्वतंत्रता। और अब तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बार बार इस बात को कह रहा है कि हमें अपनी जो आज़ादी है उसको यदि बरकरार रखना है। तो मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि यदि आप चुप रहेंगे ऐसे खराब समय में, यदि आप चुप रहेंगे तो आपकी पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। तो साहित्य इस गूंगेपन से निकालता है, साहित्य बोलना सिखाता है, साहित्य अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। एक दूसरी बात मैं मित्रों इस अवसर पर और कहना चाहता हूँ कि जो हमारा समय का जो ये बदलता स्वरूप है, आप याद करिए पंडित नेहरू को जो ये कहा करते थे कि विश्वविद्यालयों का काम, विश्वविद्यालय महाविद्यालय या जो भी मैं कहता हूँ इसको शिक्षा का काम, जो शिक्षा का काम है वो सबसे बड़ा ये है कि वो वैज्ञानिक सोच देता है। और जब वैज्ञानिक सोच हमें देता है तो धर्म हमारा एक निजी मसला हो जाता है, निजी काम हो जाता है कि हम अपने घर पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको हमारे पड़ोसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जैसे एक खुलापन, एक ऐसी जो समाज हमने बनाया है इन 75 वर्षों में कि जैसे कि हर आदमी आपके धर्म को लेकर के
आपके पूजा पाठ को लेकर के, और इस तरह की टिप्पणी करता है कि जैसे कि उसे संविधान ने ही अधिकार दिया है कि वो हमारे धर्म के बारे में पूछे। क्या आप पूजा नहीं करते हैं? मैं नहीं करता। क्या तो आप कम्युनिस्ट हैं? ये कहने का अधिकार किसने दे दिया कि मैं कम्युनिस्ट हूं या नहीं हूं? आप जितने हिंदू हैं मैं भी उतना ही हिंदू हूं। आप जितने राष्ट्रभक्त हैं उतना उससे बड़ा राष्ट्रभक्त मैं हूं। तो ये जो प्रमाण पत्र जो एक कौम से जो बार बार मांगा जा रहा है, या वैज्ञानिक सोच की हमने बात की थी और ये दायित्व दिया था कि जो वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, मित्रों इस बीच में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास इसको लेकर के आए कि हमारे शिक्षा संस्थानों में किस तरह से जो धर्म है और धर्म नहीं जो सांप्रदायिकता है वो प्रवेश कर रही है। आज आप देख रहे हैं, आप तो कॉलेज में हैं और दिल्ली में हैं। दिल्ली तो समुद्र है, जिसके कलकत्ते के लिए जिसको रविन्द्रनाथ ठाकुर जन संकुल कहा करते थे और जन समुद्र कहा करते थे, दिल्ली भी लगभग उतना ही 2 करोड़ की आबादी का शहर है, बड़ा शहर है दिल्ली। लेकिन आप देख रहे हैं कि कॉलेजों में अब हमारे अध्यापकों ने दिन के हिसाब से कपड़े बदल करके आना शुरू कर दिया है। सोमवार को शिव जी का दिन है तो सफेद कपड़े पहनेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है तो गेरू कपड़े पहनेंगे, बुधवार को पता नहीं किसी और का दिन होगा, गुरुवार को और होगा, तरह तरह के दिन होंगे। और उस हिसाब से महिलाओं ने साड़ियाँ बदलना और पुरुषों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। और हम विज्ञान की बात करते हैं, वैज्ञानिक चेतना की बात करते हैं। ये हमारी जो वैज्ञानिक चेतना है, ये हमारा एक तरह से हम पूरी तरह से सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। इससे हमें अपने समाज को बदलना है। और हमने जिस समाज की कल्पना की थी वो समाज इन 75 वर्षों में कैसा बना है, बार बार हर व्यक्ति को इसका मूल्यांकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक समाज के प्रति, केवल अध्यापन के प्रति हमारी जो हमारा कर्तव्य है, उसके साथ साथ समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसको भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। ये कि पिछली शताब्दी में जब 20वीं शताब्दी गई तो हम लोग अक्सर ये कहा करते थे, और विशेष रूप से राजीव गांधी के जो प्रधानमंत्रित्व काल में जब ये तकनीक आई और नेट आया और जो कंप्यूटर क्रांति आई, जो इस तरह से जो विकास हुआ, उस समय हमारे मन में एक ये बात आई, एक नारा दिया कि आगे आने वाला जो समय होगा वो तकनीकी क्रांति का समय होगा। मित्रों, क्या आपको लगता है कि तकनीकी क्रांति का समय है? 70% लोग, ये सरकारी आंकड़े हैं, 70% गाँव में जहाँ पीने को स्वच्छ पानी नहीं है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है किसी तरह की, नई किताबें नहीं हैं, नई पत्रिकाएं नहीं हैं, उन लोगों का कोई संबंध नहीं है, और गरीबी इतनी है कि वो लोग शहर में आ भी नहीं सकते। और हम बड़े आनंद के साथ ये बात कहते हैं कि हम अब ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। किसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे? ये जो 4 शहरों का जो मौसम दिखाया जाता है, उस तरह से हमने सारे विकास को 4 महानगरों में जैसे बांट के रख दिया है। बाकी आप ग्रामीण जीवन में जाकर के देखिए जो वहाँ की स्थिति क्या है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर नेट नहीं आता है, हम पढ़ें कैसे? किससे कहें इस बात को? वो बच्चे जाके कहाँ कहें? कौन सा ऐसा मंच है कि बच्चे जाकर के कहें कि देखिए हमारे सामने ये असुविधा है, हम नेट पे नहीं पढ़ सकते। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में ये जो हमारा जो समय का जो बदलता स्वरूप है, मुझे लगता है कि हम कहीं अपने रास्ते से भटक रहे हैं, और इस भटकाव को रोकने का समय यही है। इसलिए भी समय है कि आज आप देखिए कि आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि इस मंच से ये बात कहनी चाहिए, मुझे नहीं कहनी चाहिए। दिल्ली के जितने जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जिनकी नियुक्तियां बहुत कम समय के लिए की जाती हैं, वो बच्चे लगातार परेशान हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आंदोलन कोई हो नहीं सकता। आंदोलन इसलिए नहीं हो सकता कि व्यक्तिवाद हमारे अंदर इतना भर गया है कि जिसका पेट भरा हुआ है वो समझता है कि सबके पेट भरे हुए हैं, और जो भूखा है
वो समझता है कि पेट वाले भरे हुए लोग उसका उपहास कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं किसानों का, किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और मध्य वर्ग कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये बड़े किसान हैं। तो क्या बड़े होने का ठेका केवल शहर के लोगों को थोड़ी है, उद्योगपतियों को थोड़ी है, किसानों को भी बड़े होने का ठेका है, उन्हें भी अपनी बात कहने का हक है। बहरहाल मैं अब इस बात पे आना चाहता हूँ कि ये सारे विषय, जो विषय मैंने अब तक जो आपके समक्ष रखे, वो सारे विषय हमारी कहानियों में आ रहे हैं। और मुझे ये संतोष है कि 80 के दशक में या जो 90 के दशक में, या कहूँ मैं या जो 20वीं शताब्दी के जो आखिरी दशक में जो कहानीकार जिन मुद्दों को लेकर के आ रहे थे और जिन मुद्दों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी, वो मुद्दे तो आज भी हैं, लेकिन उनका विकास हुआ है। समय के साथ साथ उनका विकास हुआ है। विकास इसलिए हुआ है कि हम या हमारा जो कहानीकार है, हमारा जो रचनाकार है, वो पीछे तो देखता है, लेकिन पीछे इसलिए नहीं देखता कि पीछे का जो उसे सुनहरा भविष्य दिखाई देता है, वो इसलिए पीछे नहीं देखता, बल्कि वो पीछे इसलिए देखता है कि वो अपने अतीत को देखना चाहता है, उसका मूल्यांकन करना चाहता है, उसकी वो अच्छाइयों को भी पकड़ना चाहता है और उसकी बुराइयों को भी पकड़ना चाहता है, उससे वो आगे आना चाहता है। जैसे कि कहा जाता है कि जो हर आने वाली पीढ़ी अपनी भाषा, अपना शिल्प और अपना विषय लेकर के आती है। यदि वो लेकर के नहीं आए, यदि उसकी भाषा पुराने वाले कहानीकारों की भाषा हो, या शिल्प वैसा हो, या विषय भी लगभग वैसे ही हों, तो मुझे लगता है कि हम जो अतीत से कुछ ज़्यादा ही मोहित हैं, और अतीत से जो ज़्यादा मोहित होता है या अतीत जिसे बहुत अच्छा लगता है, वो आगे नहीं देखता है। इसलिए कहा जाता है कि जो नवजागरण जिसका जिक्र भारतेंदु के संदर्भ में राकेश जी कर रहे थे, नवजागरण की जो आंख भी आगे होती है और पैर भी आगे होते हैं। नवजागरण कार आगे देखता है और आगे चलता है, लेकिन जो पुनर्जागरण है उसके पैर तो आगे की ओर होते हैं, लेकिन आंखें पीछे की ओर होती हैं। वो देखता अतीत की ओर है, और जो अतीत की ओर देखता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम आगे चलें और आगे देखें। तो हमारे महत्वपूर्ण कथाकारों ने, कहानीकारों ने अपनी भाषा से, अपनी शिल्प से और अपनी विषय से, तीनों से अपने समय को रचा है। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा जो परिवर्तन जो हिंदी में हुआ 1985-86 के समय में, जिसको लेकर के आज भी हम बहुत चर्वण करते हैं, और हिंदी वाले विशेष रूप से, जब हंस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और दो चीजें राजेंद्र यादव लेके आए, एक तो स्त्री विमर्श और दूसरा दलित विमर्श। अब देखिए कि जो दलित विमर्श जो हिंदी में आया था, वो जो दलित विमर्श है, आप मराठी के साहित्य से जब तुलना करेंगे और जब हिंदी के दलित साहित्य को देखेंगे, तो वो जो रचनात्मकता है और उनके जो संघर्ष है, उनके जीवन के जो संघर्ष है, पढ़ करके अपने कई बार तो अपने ऊपर शर्म भी आती है कि हम कैसे समाज में जो है रहते नहीं थे, बल्कि हैं कैसे समाज में। आज हम बहुत खुशफहमी के साथ इस बात को कह सकते हैं कि जो अब जाति प्रथा नहीं रही, अब उस तरह की चीज़ें नहीं रही, लेकिन क्या ये ईमानदारी है? ये ईमानदारी नहीं है। आज आप अपनी जाति को छोड़ना चाहते हैं, आप अपनी जाति से मुक्त होना चाहते हैं। आप जब पढ़ लिख गए हैं तो आपको लगता है कि उस शर्मनाक जो षड्यंत्र था उससे हम आगे निकलें और पूरे समाज को साथ लेकर के चलें। लेकिन राजनीति जो जिसके लिए प्रेमचंद कहते थे, वो एक प्रकार की सच्चाई है। वो सच्चाई यह है कि वो जाति को चारों तरफ से लपेटे हुए है और बगैर जाति के आगे नहीं बढ़ना चाहती। आज जो स्थितियां ये हैं कि बड़े से बड़ी जो
जो लोग आगे बढ़ कर के आए अपनी जातियों को लेकर के या अपने समाज के उत्थान के लिए, वो भी पीछे से जातियों की ओर लौट रहे हैं। मायावती जैसे दलित उसको लेकर के आई, अब ब्राह्मण महासभा का आयोजन कर रही है, और कल का उनका भाषण सुन लीजिए। वो जो भाषण, यदि ब्राह्मण इतने ही अच्छे हैं तो फिर ब्राह्मणों का विरोध क्यों, और यदि ब्राह्मण इतने ही अच्छे हैं तो फिर ब्राह्मणों से फिर ये जो पूरा जो संविधान है, और जो संविधान यानी जो भारत की जो संरचना का जो एक सामाजिक आधार है, वो फिर इतना नफरत करने योग्य क्यों है। तो एक जाति से घृणा मत करिए, लेकिन जो उनके पाखंड हैं उनसे तो घृणा करनी पड़ेगी। जब मनु जो स्मृति से आपको लगता है कि मनु स्मृति का न्याय आज नहीं चल सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मनु स्मृति आज के संदर्भ में पवित्र ग्रंथ नहीं है। पवित्र ग्रंथ आज कोई है तो हमारा संविधान है, जो हमें जीने की, हमें सांस लेने की, हमें बोलने की, हमें चलने की, हमें पढ़ने लिखने की और अपना पेशा चुनने की एक स्वतंत्रता देता है। संविधान से ज़्यादा और कोई पवित्र चीज़ नहीं है। तो हंस ने जिस तरह का जो दलित विमर्श के नाम पर और स्त्री विमर्श के नाम पर ये दो बड़े विमर्श चलाए, और आप ज़्यादातर लोग हिंदी के ही होंगे मुझे ऐसा लगता है, और हमारे बड़े रचनाकार पंकज सुधीर जी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि जिस तरह से स्त्री विमर्श हिंदी में आया और लोगों ने उस तरह की कहानियाँ भी लिखनी शुरू कर दी, उस तरह के उपन्यास भी लिखने शुरू कर दिए, आज वह स्त्री विमर्श हिंदी में नहीं है। आज आप स्त्रियों की कहानियाँ पढ़ें, महिला लेखन को पढ़ें, तो उससे बहुत पीछे जो स्त्री विमर्श है, आज सीधे सीधे जो बात करने का, अपने समाज की चुनौतियों को जो स्वीकार करने का साहस है, वो महिला लेखिकाओं के अंदर आया है। और एक बात में और विशेष रूप से जब महिला लेखन की बात हो रही है, तो ये मुझे एक आह्लादपूर्ण समय भी लगता है कि आज हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक कोई सक्रिय है तो महिला लेखक है। जिस समय 80 के दशक में, नए 90 के दशक में शायद इतनी महिलाएं उस तरह से कहानियां और उपन्यास नहीं लिख रही थी जितनी कि आज। और एक जो प्रसन्नता का कारण एक और है, वो ये कि हर 10 वर्ष बाद एक पीढ़ी बदल रही है, यानी एक नई पीढ़ी तुरंत तैयार हो जाती है। आपको लगता है कि अभी हमने कहानी लिखे हुए 10-11 साल तो हुए ही हैं, कितना समय हुआ है, लेकिन इन 10-11 सालों में एक नई पीढ़ी तैयार होकर के आ गई है जो आपको चुनौती दे रही है, और आप या तो उस चुनौती को स्वीकार करिए या पीछे चले जाइए। तो एक अच्छी बात है कि वो उस चुनौती को हमारे समय के लोग स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए, ज़्यादातर जो 2000 के बाद की जो पीढ़ी आई थी, जिसको कालिया जी ने बहुत चढ़ाया वागर्थ में, ज्ञानोदय में, और तरह तरह से, वो पहली पीढ़ी थी जिसकी किताबें भी छपी और उन्हें रॉयल्टी भी मिली। बाकी नए कथाकारों को, नए रचनाकारों को उस तरह की रॉयल्टी नहीं मिलती है, लेकिन वो पहली पीढ़ी थी जिसके लिए दोनों सुविधाएं मिली। लेकिन बाद में कालिया जी अक्सर ये भी कहा करते थे कि इस पीढ़ी ने मुझे बहुत निराश किया, और वो तो यहाँ तक कहते थे कि इस पीढ़ी ने मुझे धोखा दिया। और आज आप देखिए कि 2010 के बाद जो पीढ़ी उभर करके आई है, वो पीढ़ी के सामने वो कथाकार कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। 2-4 को छोड़ दीजिए जो आज भी सक्रिय हैं, उनको छोड़ दीजिए, बाकी पूरी पीढ़ी जो वागर्थ में छपी और ज्ञानोदय में छपी, आज वो पीढ़ी जैसे पीछे धकेल दी गई है। और जितने आभूषण, जितने विभूषण, जितनी चर्चा उस पीढ़ी पे हुई, उनकी कोई अब चर्चा भी करना नहीं चाहता है। और एक नई पीढ़ी जो हमारे सामने आज हिंदी कहानी में है, पंकज जी बैठे हैं, पंकज सुधीर जी। आप देखिए कि 90 के दशक में इतना लंबा शीर्षक कहानी का मुझे याद नहीं है, कि कविता संग्रह का तो था विनोद कुमार शुक्ल का,
वो आदमी चला गया गर्म कोट पहनकर विचार किधर है। लेकिन किसी कहानी का इतना लंबा शीर्षक मुझे याद नहीं है। पंकज जी की एक कहानी है, जनाब सलीम लंगड़े और श्रीमती शीला देवी की जवानी। अब इस शीर्षक को पढ़ करके लगता है, जिन्होंने ये कहानी नहीं पढ़ी है, इस शीर्षक को देख करके लगता है कि पता नहीं पंकज जी जो किस तरह के कहानीकार हैं। लेकिन पंकज जी उस तरह के कहानीकार हैं जो आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, जो अकाल पे भी बात करते हैं, जो सांप्रदायिकता पे भी बात करते हैं, जो जातियों पे भी बात करते हैं, जो स्त्री के शोषण पे भी बात करते हैं, जो समाज में जिस तरह से एक अराजकता है उस पर भी बात करते हैं। तो आज का जो कहानीकार है वो शीर्षक से आपको लग सकता है कि क्योंकि जवानी इसमें आ गई है तो कहीं ऐसा लग सकता है कि जो जवानी बवानी की बात तो नहीं कर रहे पंकज जी, लेकिन वो नहीं करते इस तरह। या बहुत सारे कहानीकार, सत्यनारायण पटेल, कैलाश बनवासी, प्रज्ञा, तरुण भटनागर, पंकज मित्र, मनीष वैद्य, हरि मृदुल, सुलभ ऋषिकेश सुलभ, कैलाश बानखेड़े, अवधेश प्रीत, आकांक्षा पारे, किरण सिंह, इतने कथाकार, मुझे लगता है मित्रों कि इतने कथाकार पहली बार शायद 21वीं शताब्दी के इस दूसरे दशक में हैं जो लगातार लिख रहे हैं और लगातार छप भी रहे हैं, और केवल छप ही नहीं रहे बल्कि चुनौती के साथ आ रहे हैं, अपने को लगातार मांझा है। इनमें से बहुत से कहानीकार तो अभी मुश्किल से 8-9 साल ही हुए लिखते लिखते, लेकिन उनकी पहचान 3-3 कहानी संग्रह आ गए, 2-2 उपन्यास आ गए, और जिनको छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। पंकज जी हैं, प्रज्ञा हैं, इतने कम समय में 3 कहानी संग्रह, और मुझे ये कहते हुए बड़ा इस बात का घमंड भी है। पंकज जी यहाँ बैठे इसलिए मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में भी, क्योंकि यहाँ बैठना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने समय के लोगों को किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि अपने विषय से नहीं बल्कि अपने शिल्प से और अपनी भाषा से आपको अपनी कहानी पढ़वा ले जाते हैं। क्योंकि कहानी की जो सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहानी आपको पढ़वा ले जाए। स्वयं प्रकाश अक्सर ये कहा करते थे कि हर पाठक एक चावल देखता है, जैसे गृहिणी एक चावल देखती है कि चावल पके कि नहीं, पूरे चावलों को हाथ डाल के नहीं देखती है, वो एक चावल उठाती है और उसको देखती है कि चावल पके कि नहीं पके हैं, और वो पहचान कर लेती है। तो एक रचनाकार भी और एक पाठक भी एक पृष्ठ पढ़ करके आपको जान लेता है कि ये कहानी पढ़ने योग्य है कि नहीं है, ये कहानी कहीं आपको प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही, ये कहानी आपके साथ चल रही है कि नहीं चल रही। क्योंकि कोई भी कहानी जब आप पढ़ते हैं तो इसलिए नहीं पढ़ते कि ये लेखक का अनुभव है, आप ये भी इसके लिए भी पढ़ते हैं कि उससे आपका जो अनुभव संसार है वह भी समृद्ध होता है। मैं यदि कोई कहानी पढ़ता हूँ, हो सकता है कि वो विषय मेरा भी जाना पहचाना हो, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हर आदमी वैद्य है। आपको जुकाम हो जाए तो 10 लोग आपको दवाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब खुद को जुकाम होता है तो त्राय करने लगते हैं। आप कह दीजिए कि मेरे साथ ये अनुभव हुआ, 10 अनुभव सामने वाला आपको बता देगा आपसे बढ़ करके कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये कथाकार केवल अपने अनुभव को नहीं बताता बल्कि अपने संवेदना के स्तर पर आपको उस अनुभव के साथ जोड़ता भी है, और ये बताता भी है तर्क के साथ कि आप उस कहानी को उसको क्यों सुनाना चाहते हैं, क्यों पढ़ाना चाहते हैं। यदि वो कथाकार इन चीज़ों में विफल रहता है कि वो ये पुष्ट न कर पाए कि यह कहानी में क्यों आपको सुना रहा हूं, मान लो पाठक कह दे कि ये कहानी, ये अनुभव तो मेरा भी है, तो कहानीकार को कहना चाहिए कि रुको और 5 मिनट में मुझे दो, और 5 मिनट देखो कि जो तुम्हारा अनुभव है और जो मेरा अनुभव है दोनों किस तरह से भिन्न है। तुम्हारा अनुभव हुआ
तुमने कह करके हंसी में उड़ा दिया। मेरा अनुभव हुआ, मैं तुम्हें इसे विचलित कर सकता हूँ। एक कहानी, एक बड़ी कहानी, एक अच्छी कहानी, एक मार्मिक कहानी आपको विचलित करती है। इसलिए कहा जाता है कि कहानी पढ़ने के बाद आप उदास होते हैं। कहानी पढ़ करके आप खिलखिलाते नहीं हैं, आप हंसते नहीं हैं, आप बहुत देर तक पत्रिका को या किताब को या संग्रह को बंद करके और आंखें बंद करके उदास हो जाते हैं। एक अच्छी कहानी मित्रों उदास भी करती है, और यह समय निश्चित रूप से उदासी का समय तो नहीं है, लेकिन यह हमारे सपनों के भंग होने का समय है। यह समय हमारे अपनी जो जिन नीतियों पर चल करके और जिन सिद्धांतों पर चल करके हम आगे आए थे, उन सिद्धांतों के टूटने का समय है। क्योंकि हम जिस अमेरिका का, जिस साम्राज्यवाद का, जिस पूंजीवाद का और विरोध करते थे, आज हमारे बच्चे उन्हीं उद्योगपतियों की नौकरी कर रहे हैं, और सुबह 8 बजे निकलते हैं लैपटॉप लेकर के, पिट्ठू बन करके, और रात को 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे। हमें इस बात का पता नहीं है, और सरकार ये कह रही है बेशर्मी के साथ कि सबको नौकरी देना हमारे बस की नहीं है। और अब तो सरकार ये भी कहने लगी है कि व्यापार करना हमारा काम नहीं है। तो व्यापार करना हमारा काम नहीं है, तो जब ये हवाई जहाज चले थे तो उनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं था, लोगों को सुविधा देना था, लेकिन आज उन्हें बेचा जा रहा है। जब टेलीफोन चला था, BSNL की स्थापना हुई थी या टेलीफोन विभाग की स्थापना हुई थी, तो व्यापार के लिए नहीं था, लोगों को जो एक जनसंचार की सुविधा प्रदान करना था। जब अस्पताल बनाए गए थे तो लोगों की बीमारी का इलाज करना था, क्योंकि कहा यह गया था कि सबकी सुरक्षा, सबको स्वास्थ्य और सबको जीने का अधिकार देना सरकार का काम है। आज आप देख रहे हैं कि सबका निजीकरण किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कहानीकार इन विषयों पर लगातार लिख रहे हैं। और मित्रों, चूंकि समय, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ, समय हो गया है। बाकी मैं कहानियों को लेकर भी चर्चा करता, जैसा कि राकेश जी ने कहा कि मैं छोटा मोटा कहानियों का पाठक भी हूँ, तो उस नाते कहानियों पे भी चर्चा करता, लेकिन समय कम है, तो मैंने कुछ कहानीकारों के माध्यम से अपने समय की प्रवृत्तियों पर और अपने समय के बदलते स्वरूप पर चर्चा की। आप सबका आभार, और इस महाविद्यालय का, रामलाल आनंद महाविद्यालय का विशेष रूप से आभार कि उन्होंने भारतेंदु के दिन पर कहानी पर चर्चा की। और हिंदी विभाग तो खैर हमारा है, राकेश जी, संजय जी, ये सब अपने हैं, अपने मित्र लोग हैं, तो लेकिन कई अवसर ऐसे भी आते हैं कि मित्रों को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। आप सबका भी आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े मनुष्य होते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि तुम ऐसे जियो, वो रास्ता जरूर दिखा देते हैं कि ये रास्ता तुम्हारे सामने खुला हुआ है और इस रास्ते के ये खतरे हैं और तुम इस रास्ते को चुन सकते हो, तुम्हारे पास चुनाव होगा। आज के वक्तव्य में प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी ने, सर ने जो समय के बारे में बताया, बहुत बड़ी अवधारणा है। अगर आप स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसकी शुरुआत में वो सवाल करते हैं व्हाट इज टाइम। एक बड़ा, वो कहते हैं कि बड़ा पेचीदा सवाल है कि समय क्या है। आप ये कह सकते हैं 12 बज रहे हैं, लेकिन समय ये नहीं। जो समय हमारा है, उस समय के अनेक बिंदु आज सर के वक्तव्य में उभर कर आए, जैसे समाज में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, विकास का मानव विरोधी चरित्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमारे संविधान द्वारा हमें मिली है, उस पर आए हुए नए प्रकार के संकट, बेरोजगारी, किसान और वंचित वर्ग, इसके अलावा दलित जीवन के अनेक जो संघर्ष हैं वो, साथ ही साथ ये तो बड़ी बातें जो हम अपने समय में देखते हैं वो हैं। और साथ ही साथ हिंदी कहानी के उन नामों का जिक्र आपने किया जिन नामों से
हमारा विद्यार्थी जिनको रूबरू होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों ने ये नाम ज़रूर कहीं ना कहीं नोट किए होंगे, और लाइब्रेरी जाकर या फिर ऑनलाइन जाकर, क्योंकि आज के समय में बहुत सारा साहित्य जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध है। चाहे पंकज जी की कहानियां हों, चाहे प्रज्ञा जी की कहानियां हों, चाहे किरण जी की कहानियां हों, सभी कहानियां आपकी आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पर जरूर उपलब्ध होंगी। तो आपने जो दिशा निर्देश दिया है, हमारे विद्यार्थी जरूर इससे लाभान्वित होंगे और खुद अपने पढ़कर ही जानेंगे कि इन कहानियों ने हमारे समय को कैसे बदला है, और हाँ, या उनको परखा है, बदला नहीं बल्कि कहें कि हमारे समय को कैसे परख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पहले उस वक्ता की एक गजल का एक छोटा सा शेर आपके सामने पढ़ रहा हूँ। संग्रह का नाम है यही तो इश्क है, और पंकज भाई जो हैं, पंकज सर जो हैं, वो इश्क पर मुझे लगता है कि बहुत जोर देते हैं, और ये इश्क जो है हमारे युवाओं को बहुत आकर्षित करता है। हमेशा हमेशा ये शब्द युवा अवस्था में इश्क बहुत, लेकिन इस इश्क के मायने क्या हैं, इस इश्क का क्या स्वरूप है। और ये संगोष्ठी भी लगभग उसी इश्क की ओर जाती है कि हम अपने समाज से, अपने समय से इश्क रखें। मैं एक गजल का एक छोटा सा हिस्सा पढ़कर आपका परिचय पढ़ना शुरू करूंगा, एक जो बहुत सीधे सीधे आज के समय से जुड़ता है। पंकज जी कहते हैं, आदमी होना मना है आजकल बस, आदमी होना मना है आजकल बस, जो हुए पत्थर वो पूजे जा रहे हैं। ये जो दो आदमी और पत्थर आपके सामने हैं जो पूजे जा रहे हैं, वो पत्थर, यहाँ पर सिर्फ धर्म की बात नहीं, उस संवेदनहीनता की बात है जो ये पत्थर में आप देखते हैं। क्योंकि मनुष्य है तो आप अपने समय से विचलित होंगे ही होंगे, आप उस भूख से विचलित होंगे जो हमारे सामने बिखरी हुई है, उस बेचैनी से, उस अराजकता से आप विचलित होंगे जो आपके सामने बिखरी हुई है। हिंदुस्तान में बड़ी मजेदार बात यह है, मजेदार कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि आपको कहानियां ढूंढनी नहीं पड़ती। और पंकज भाई के सामने बात कहना बड़ी बात होगी कि आप कहानियां आपके सामने होती हैं पर आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि आपकी आंखों पर बहुत तरह के चश्मे चढ़ा दिए जाते हैं। आप अपने वर्ग, अपने जाति, अपने धर्म, अपने संप्रदाय का चश्मा पहनकर अपने समाज को देखती हैं, अपनी राजनीतिक सोच से अपने समय को देख रहे होते हैं, तब समस्याएं पैदा होती हैं, तब आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो पंकज जी की दो पंक्तियों में बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है कि आदमी तो पूजे नहीं जाते हैं, आदमियत पूजी नहीं जा रही है, बल्कि पत्थर पूजे जा रहे हैं। और तमाम ऐसी कविताएं हैं। ये संग्रह पंकज जी की गजलों का संग्रह मेरे पास है। मैं पंकज जी का स्वागत करूं उससे पहले थोड़ा सा परिचय पंकज जी का दे दूं आपके सामने। पंकज सुबीर जो हैं मध्य प्रदेश में रहते हैं, सीहोर में रहते हैं, और पूरे देश या पूरी दुनिया भर में अपने काम के जरिए, अपने साहित्य के जरिए जाने जाते हैं। आपका पठन पाठन हिंदी से नहीं है, जैसी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग हिंदी के ही प्राध्यापक हैं। पंकज भाई हिंदी के प्राध्यापक नहीं हैं, लेकिन हिंदी में, भाषा में, साहित्य में हमसे कहीं अधिक डूबे हुए हैं। हम अपनी आजीविका या अपनी शिक्षा के कारण साहित्य से जुड़े हैं, लेकिन पंकज भाई अपनी रुचि से, अपने प्रतिबद्धता से साहित्य से जुड़े हैं। आपके जो उपन्यास हैं उनका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। ये वो शहर तो नहीं, अकाल में उत्सव, जिन्हें जुर्म इश्क पर नाज था, ये आपके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, kasaab.gandhi@yerwada.com, महुआ घटवारिन और अन्य कहानियाँ, चौपड़े की चुड़ैलें, होली, प्रेम, रिश्ते। इसके अलावा आपकी यात्रा संस्मरण है, यायावर हैं, आवारा हैं, बंजारे हैं। आपने जो है कई जो साहित्य की पत्रिकाएं आई हैं उनका संपादन किया है, किताबों का संपादन किया है। नई सदी का कथा समय, 12 चर्चित कहानियाँ, विमर्श दृष्टि, सुधा ओम ढींगरा का कथा साहित्य,
और विमर्श नकाशीदार कैबिनेट, ये एक सूची है। इसके अलावा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें कथा युग के अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान, राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार, बहुत बड़े बड़े सम्मान हैं, शैलेश मटियानी चित्रा पुरस्कार, कमलेश्वर सम्मान। इसके अलावा अभी बहुत मैं गर्व महसूस करता हूं कि पंकज भाई को मैं जानता हूं, पंकज जी को मैं जानता हूं, और अभी पुष्किन सम्मान आपको मिला है आपके समसामयिक लेखन को लेकर 2017 का। हम आपकी उपलब्धि में अपना सीना फूला हुआ महसूस करते हैं, अपना माथा ऊंचा महसूस करते हैं। पंकज जी, हम बहुत गौरवान्वित हैं कि आप यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके कथा साहित्य में तमाम हमारे विषय के अकाल में उत्सव, मुझे लगता है कि जो शीर्षक है ये हमारे समय का में सबसे अधिक देखा जाने वाला एक ट्रेंड समझ सकते हैं कि जहां अकाल है वहीं उत्सव मनाए जा रहे हैं। और मैं अक्सर इस शीर्षक का इस्तेमाल अपने अपने संदर्भों में करता हूं कि जहां पर पूरे समाज में अकाल है तमाम प्रकार का और वहां पर हम उत्सव मना रहे हैं, तो ये शीर्षक मुझे हमेशा याद आता है। और हिंदुस्तान के विकास को अगर आप समझना चाहते हैं, हिंदुस्तान के में समाज के संघर्षों को आप देखना चाहते हैं, आज की राजनीति जहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात चलती है, हिंदू और मुसलमान की बात चलती है, तो बड़ी सांप्रदायिकता की बहस कैसे गांधी, जिन्ना और एक तमाम क्रांतिकारी विचारों के साथ आपके उपन्यास, जिन्हें जुर्मे इश्क पर नाज था, में आप उठाते हैं, वो कमाल है। और मैं जानता हूं कि अगर हमारे विद्यार्थी इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये बहसें कैसे हमारे समाज को, हमारे को प्रभावित कर रही हैं, बदल रही हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आज के समय के चर्चित कथाकार, उपन्यासकार पंकज सुबीर जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए, आज के अपने वक्तव्य हमारे सामने रखें। पंकज सुबीर जी, राकेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद इतने अच्छे से परिचय देने के लिए, और आभार रामलाल आनंद महाविद्यालय हिंदी विभाग, प्राचार्य आदरणीय राकेश गुप्ता जी का, और इस के जो संयोजक हैं संजय कुमार शर्मा जी का, आपका आभार कि मुझे इन सब बच्चों से, ये जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, इनके साथ बातचीत करने का और इनको इनके साथ कुछ कहने का अवसर दिया। सबसे पहले सूरज जी ने जो वक्तव्य दिया है, बहुत सुचिंतित वक्तव्य, और उन्होंने उस विषय को लेकर जितना जो बिंदु हो सकते थे सब पर बहुत अच्छे से चर्चा की। समय की सीमा है, नहीं तो सूरज जी को तो ऐसा लगता है कि सूरज जी बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें, क्योंकि अध्यापन अकेला कार्य नहीं, उन्होंने जो आलोचना में जो काम किया है, और विशेषकर हिंदी कहानी को लेकर जो आलोचना में उन्होंने काम किया है, पिछले लगभग 40-50 साल के कहानीकारों पर उन्होंने अपनी पैनी नजर रखी है। और इसी के कारण उस वक्तव्य को आप देखें तो उस वक्तव्य में उन्होंने लगभग सारे बिंदुओं को समाहित कर लिया था, और एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार के साथ उन्होंने चर्चा की। तो ये मुझे लगता है कि आज का आपका ये जो वेबिनार है, ये संगोष्ठी है, ये इसी मायने में सफल कही जा सकती है कि जो सूरज जी का जो जिसे कहते हैं हम कि जो संभाल के रखने वाला वक्तव्य है, कि कैसे एक आलोचक साहित्य को देखता है और किस तरह से वो समाज को देखता है। दोनों दृष्टियों को हम जब देखते हैं तो वो संतुलन वहां नजर आता है कि वो किस तरह से दोनों को देखते हैं। ये विषय निश्चित रूप से बहुत अनूठा विषय है, और इसलिए भी अनूठा है क्योंकि आज की कहानी की बात हो रही है यहाँ पर, कि कहानी किस तरह से हमारे समय के बदलते स्वरूप को देख रही है। वो दृष्टि जो समय के बदलते हुए स्वरूप को देखने के लिए होनी चाहिए, वो आज के कहानीकार के पास है भी या नहीं है, जिसको लेकर सूरज जी ने इशारा किया कि 2000 के प्रारंभ में एक कहानीकारों की पूरी पीढ़ी आई सामने, और लेकिन उस पीढ़ी को सामने आने वाले रविंद्र कालिया जी ने ही कह दिया कि इस पीढ़ी ने मुझे निराश किया, या थोड़े कठोर शब्दों में मुझे धोखा दिया। तो ये जो निराशा होती है, ये उपजती है असल में वही अपने समय की नब्ज पर ठीक से हाथ नहीं रख पाने की असफलता।
एक साहित्यकार वो किसी भी विधा में लेखन कर रहा हो, मेरे विचार में उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपने समय की नब्ज को ठीक से पकड़ पा रहा हो और उन परिवर्तनों की आहट को ठीक से सुन पा रहा हो, जो परिवर्तन आ चुके हैं और जो आने वाले हैं। मैं जब भी कहीं कहानी को लेकर बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक कहानीकार इसलिए बहुत कठिन स्थिति में होता है क्योंकि उसे जो घट चुका है उसकी जानकारी रखनी है, जो घट रहा है उस पर नजर रखनी है, और जो घटने वाला है उसके ऊपर भी नजर रखनी है। तो ये जो त्रिआयामी दृष्टि है कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर नजर रखेगा अगर वो, तभी वो लिख पाएगा। और निश्चित रूप से इस समय के जो कहानीकार हैं, जो आज के कहानीकार हैं, या उसे हम थोड़ा और विस्तार के साथ कहें कि आज की जो कहानी है वो निश्चित रूप से उस पर ठीक प्रकार नजर रखे हुए है। जैसा सूरज जी ने कहा कि ये सचमुच एक ऐसा समय है जिस समय में बहुत सारी पीढ़ियां एक साथ लेखन कर रही हैं। हम अगर देखते हैं तो ममता कालिया जी से लेकर ममता सिंह जी तक पूरी शायद 4 या 5 पीढ़ियां हैं जो एक साथ लेखन कर रही हैं, कहानीकारों की पीढ़ियां, में कहानीकारों की बात कर रहा हूं। तो ये जो विस्तार है जिसमें 4, 5 या 6 पीढ़ियां हैं जो अलग अलग समय पर, हर एक दशक में आई हुई कुछ पीढ़ियां हैं जो कि एक साथ इस समय में रचना धर्मिता में है। ये एक इससे हम समझ पाते हैं कि अगर ममता कालिया जी की भी कोई रचना आ रही है तो वो भी अपने समय और इस समय की जो परिवर्तन की आहटें हैं उनसे बहुत बाखबर है, और या ममता सिंह की कोई कहानी आ रही है तो वो भी बहुत बाखबर है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो कहानीकार है वो सचेत है, क्योंकि सचेत रहना इस समय बहुत जरूरी है। जिन बातों पर सूरज पालीवाल जी ने रोशनी डाली, जैसे सबसे पहली बात, जो इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है, सारी दूसरी चुनौतियां उसकी आड़ में ही जन्म ले रही हैं, सांप्रदायिकता। इस समय हम सबसे ज्यादा इसी से दो चार हो रहे हैं। हम कहीं भी बैठते हैं, हम परिवार में बैठे हैं, हम दोस्तों में बैठे हैं, हम कहीं भी बैठे हैं, तो हमें घूम फिर कर उसी एक चुनौती का सामना करना पड़ता है कि लोगों के दिमाग में जिस तरह से सांप्रदायिकता भर दी गई है, ये भर दी गई मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि ये खुद वो सांप्रदायिक नहीं थे लोग, लेकिन उन्हें बनाया गया है। उन्हें बनाया इसलिए गया है क्योंकि वो जब सांप्रदायिक हो जाएंगे तभी कई दूसरे लोगों के उसमें जो निहितार्थ हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, समाज को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, और फिर उसकी आड़ में बहुत सारे जो दूसरी समस्याएं हैं वो अपने आप जन्म ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल सांप्रदायिकता उसी तरह से दिख रही है जैसी नजर आ रही, नहीं। हमारे यहाँ पर ये पिछला जो 5, 6, 7 साल का समय है, मैं इसमें अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इसमें सांप्रदायिकता अपने आड़ में बहुत सारी चीजों को लेकर चल रही है, और उन चीजों को इतनी सफाई से अपने अंदर समाहित करके चल रही है कि कई बार देखने में भी समझ नहीं आता है कि अच्छा ये भी इसका एक अंग है। जैसे बाजारवाद, जिस बाजारवाद की आहट हमको गई हुई सदी के आखिर में थोड़ा बहुत महसूस हो रही थी, और इस नई सदी की शुरुआत में हमको समझ में आने लगा था कि बाजार हमारे घरों में अब हर उस जगह पर पहुंच रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि अब वो बाजार भी सांप्रदायिकता की पीठ पर सवार होकर आ रहा है, वो सांप्रदायिकता की आड़ लेकर आ रहा है, क्योंकि उसे सीधे सामने आने में खतरा है। सांप्रदायिकता में चूंकि सांप्रदायिकता जब आपके दिमाग में भरी होती है तो उसके पक्ष में जो भी खड़ा होता है वो आपको अपना लगता है। ये उसकी बड़ी कमजोरी है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति को जो भी अपनी विचारधारा के पक्ष में खड़ा होता है वो उसे ऐसा लगता है कि यही सही है, और जब सांप्रदायिकता राष्ट्र से जुड़ जाती है तो फिर उसका व्याख्या हम कभी बाद में कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाजार है,
ये बाजार भी उसी पर सवार होकर आ रहा है। एक कथाकार के रूप में मेरे सामने चुनौती ये है कि मैं इसकी ओट में जो छुपा हुआ है उसकी तरफ भी देखूं। वो बाजार ही है। अगर हम मैंने चूंकि किसानों पर एक उपन्यास अकाल में उत्सव लिखा है जिसका राकेश जी ने जिक्र किया, किसानों की आत्महत्या पर मैंने वो उपन्यास लिखा है। और मेरी जो तकलीफ है, मेरी जो पीड़ा है, वो ये है कि हमने कारपोरेट की तुलना में किसान को हमेशा दोयम दर्जे का समझा है। और ये हमारी विडंबना है कि हम एक कृषि प्रधान देश कहलाते हैं। एक कृषि प्रधान देश कहलाने के बाद हम आपसी बातचीत में ये कहते हैं कि नहीं नहीं, किसानों पर टैक्स लगना चाहिए, उन पर आयकर लगाया जाना चाहिए। किसान क्या करता है? किसान कुछ नहीं करता है। हम लोग बड़े बड़े शहरों में मल्टी में बैठे हुए, अपने फ्लैट में बैठे हुए ये बात बहुत आराम से कर सकते हैं कि किसान क्या करता है। लेकिन यदि हमें वहां जाना पड़े, कभी किसी खेत पर जाना पड़े, एक छोटी जोत का किसान जिसके पास बहुत छोटी सी खेती है, उसको जब हम देखेंगे, जब उसे समझने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ बेचने के बाद उसके पास इतना नहीं होता कि उसके बच्चे पल जाएंगे, ये क्यों हो रहा है? एक कथाकार के रूप में मैं सोचता हूं कि इस पर भी नजर होना चाहिए कि अगर सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, अगर सोने का दाम बढ़ रहा है, अगर बाकी बाजार की सारी चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो फिर कृषि उपज के दामों को ऐसी क्या बात है कि उनको स्थिर रखा जाएगा, कि उनके दामों पर सरकार नियंत्रण करेगी? ऐसा क्या है कि जो खेत में उगाई जा रही है मक्का, उसके दाम का नियंत्रण तो सरकार करेगी, लेकिन उस मक्का को आग पर फोड़कर उसका जब पॉपकॉर्न बना दिया जाएगा तो उसके दामों पर कोई नियंत्रण नहीं करेगा। एक कथाकार के रूप में मेरी चिंता यहां भी है कि आप जब पीवीआर में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, तो आप वो 350-250 रुपए का एक पॉपकॉर्न का वो खरीद लेते हैं। आपको पता है कि 3 रुपए किलो में उस किसान से मक्का खरीदी जा रही है। उसके घर में कर्ज पिछले 75 सालों से स्थायी मेहमान बन के रुका हुआ है। तो जब हम कहते हैं कि किसान तो गाड़ियों में घूम रहा है, किसान तो ऐसा कर रहा है, किसान तो वैसा कर रहा है, तब वो सांप्रदायिकता ही होती है जो हमें ऐसा कहने पर मजबूर कर रही है। हम बाजार का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि बाजार सांप्रदायिकता को पोषित कर रहा है, कारपोरेट सांप्रदायिकता को पोषित कर रहा है, किसान नहीं कर रहा है। इसीलिए जो जहां भी सांप्रदायिक सोच है वो किसान के विरोध में खड़ा है। तो ये इतनी ये जो आपने राकेश जी बहुत अच्छा जो विषय रखा है, हमारे समय का बदलता स्वरूप, ये जो बदलाव है, ये बदलाव इतना जटिल है कि इसे समझने में कहानीकार से भूल हो सकती है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि कहानीकार हो सकता है ना समझ पाए, वो एक रेखी समझ पाए कि ये तो किसान की समस्या है। उसमें जो अंतर्निहित सांप्रदायिकता है या जो बाजारवाद है, उसमें जो अंतर्निहित सांप्रदायिकता है, उसको समझने में कभी कभी भूल हो जाएगी कि कहां से क्या। हमारे लिए हम बहुत सरल और उथला कभी कभी सोच लेते हैं कि ये तो राजनीतिक चीजें हैं, लेकिन अब चीजें राजनीतिक नहीं रह गई हैं, अब चीजें सामाजिक हो रही हैं। अब जो प्रश्न पहले राजनीतिक थे, अब वो सामाजिक हो रहे हैं। और इसीलिए चूंकि जब तक वो राजनीतिक थे, इसलिए हम उनको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते थे कि चलो राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन अब वो सारे प्रश्न राजनीति से समाज में आ रहे हैं। समाज हमारा है, हम समाज के हैं, अब चिंता करना बहुत आवश्यक है। और मैं कुछ कहानियों का जिक्र करते हुए अपनी बात जरूर कहूंगा कि ये जो सारी आहटें हैं, इनको हमारा कथाकार बहुत ठीक से पकड़ पा रहा है। क्योंकि देखिए, जहां भी मैं केवल एक जगह की सांप्रदायिक सोच की बात नहीं करता हूं, दुनिया में जहां भी धर्म अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है तो वो लोगों को सांप्रदायिक बनाता है, और दुनिया में अशांति लगभग इसी कारण है। तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये देखते हैं कि इन सारे विषयों पर कहानियां अच्छे से लिखी जा रही हैं।
और अच्छे से लिखी जा रही है और प्रतिरोध के साथ लिखी जा रही है। एक कहानीकार का जो मूल दायित्व होता है वो होता है कि वो, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, राकेश जी ने बताया कि मैंने तो रसायन शास्त्र से मास्टर डिग्री ली और फिर उसी में आगे कुछ और शोध भी किया। चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा तो भौतिक शास्त्र वगैरह सब पढ़ने में आया। तो भौतिक शास्त्र में प्रतिरोध बहुत होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बार बार आता है। जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं, प्रतिरोध डालिए, कितना प्रतिरोध डाल रहे हैं। एक रचनाकार और एक कहानीकार का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि वो इन सब चीजों में प्रतिरोध उत्पन्न करता रहे, कि अगर समाज में सांप्रदायिकता कहीं से प्रवाहित की जा रही है तो वो प्रतिरोध पैदा करे। कितना रोक पाता है उसका प्रतिरोध, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा समाज जितनी आंखें खुले रख के बैठा होगा उतनी जल्दी वो समझ जाएगा। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि लेखक अगर समाज उसको नहीं सुन रहा है, मेरी कहानी अगर समाज नहीं पढ़ रहा है तो मैं प्रतिरोध उत्पन्न करना बंद कर दूंगा। ये गलत है। और ये प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। जैसे बाजार को लेकर मैं दो कहानियां, और विशेषकर इसलिए क्योंकि पिछले 18 महीने 19 महीने से जो कुछ हम झेल रहे हैं, जिसको हम भुगत रहे हैं, बार बार लॉकडाउन लग जाना, बार बार ये सब हो जाना, और फिर हम हंसते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि जब हमारे आंखों पर सांप्रदायिकता का चश्मा चढ़ा होता है तो हम पलायन कर रहे मजदूरों के पांवों के छाले भी नहीं देख पाते। हमें नजर नहीं आता कि वो हजार हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हम उन पर हंसते हैं कि क्यों जा रहे हो घर। हमारे घरों में राशन भरा हुआ है, इसलिए हम हंस रहे हैं। वो लोग जो रोज कमाते थे, रोज राशन लाते थे, उनके पास पलायन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं छूटा है, तो वो पलायन कर रहे हैं। तो हमें हमारे समाज को एक रचनाकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज की आंखों पर रखे हुए चश्मे को नीचे उतारें और उसे वो दृष्टि दें जिससे वो उन पलायन कर रहे मजदूरों के पैरों के छालों से रिस रहे उस खून को देख पाएं, जिसको कहा जाता है कि वो आदम का लहू है, जो हम सब के अंदर है, एक सा है। उस पर हंसा नहीं जाता। ये इतनी तमीज समाज को सिखाना है तो फिर लेखक को बाकी सब चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। मेरे जो लेखन में जो मेरे गुरु थे, वो पत्रकारिता के गुरु थे असल में, उन्होंने मुझसे कहा था कि पंकज, जब कितनी कहानियां ऐसी लिख लो जिन कहानियों को सुनकर तुम्हारे घर के शीशे तोड़ दें लोग, तब समझना कि कहानीकार हो गए हो। ये बहुत बड़ी बात है। जब आप प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे तभी ये प्रतिक्रियाएं पैदा होंगी। और वो, मुझे लगता है ये जो सम्मान जितने राकेश जी ने गिना दिए, उनसे बड़ा लेखक का सम्मान होता है कि जब विरोध प्रदर्शन करने वाले उसके घर के शीशे फोड़ दें, उसको सड़क पर रोककर उसका मुंह काला कर दें, तब मुझे लगता है वो सबसे बड़ा सम्मान है। वो सम्मान इस बात का है कि ये लेखक अभी भी जन पक्ष में बना हुआ है, ये जनता के पक्ष में बना हुआ है। और जनता के पक्ष में बना रहना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो जो राजनीति का सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, जिसमें एक सत्ता है एक विपक्ष है, वो दोनों मिलाकर सत्ता होते हैं। वहां कोई विपक्ष, वो केवल कागजों पर लिखा हुआ एक वाक्य है कि ये विपक्ष में है, पर असल में वो सबको मिलाकर ही सत्ता पक्ष बनता है। वो सब जो बैठे हैं वहां संसद में, विधानसभा में, वो सब सत्ता है, उसमें विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष का दायित्व जनता ने हमेशा लेखक को दिया है कि तुम सतत विपक्ष में हो, तुम मेरे पक्ष में हो। जो जनता के पक्ष में है वही विपक्ष है, और इसीलिए लेखक विपक्ष में है। तब मैं कहता हूं कि दो कहानियों की बात मैं पहले करता हूं। एक प्रज्ञा की कहानी है रज्जो मिस्त्री। इस रज्जो मिस्त्री में आप लॉकडाउन की उन आहटों को सुनिए कि वो स्त्री छटपटा रही है, उसका पति वहां है और वो खुद भी मिस्त्री है,
उसको खुद को भी सब जो मिस्त्री वाला काम होता है, दीवारें बनाना, प्लास्टर करना, वो सब उसे आता है। उसका पति कहीं जाकर बीमार पड़ गया है और वो यहाँ अकेली है, और उस छटपटाहट में, उस संघर्ष के बीच में उसके जो निर्णय सामने आते हैं और वो काम करने का फैसला करती है। ऐसे देखा जाए तो बहुत सीधी और सरल कहानी है, लेकिन उसके बहाने से वो कहानी उन सब चीजों पर चोट करती हुई चलती है जो कि हमारे समय के बहुत सबसे जरूरी जो सरोकार हैं उनसे जुड़कर, और उन सब पर चोट करती है जो बाजार से नियंत्रित शक्तियां हैं, या जो हमें समाज को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही शक्तियां हैं, वो सब पर चोट करते हुए चलती है। तो ये, इसको आप केवल स्त्री विमर्श की कहानी कह देंगे तो आप एक खराब ब्रैकेट में रख देंगे। खराब ब्रैकेट मतलब सीमित ब्रैकेट में। ये विस्तार के साथ जब इसको देखेंगे तो ये यहाँ बाजार भी है, उस स्त्री की अस्मिता भी है, उसका संघर्ष भी है, और उन सब के पीछे एक लेखक सरोकारों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। मैं अभी कल ही किसी इंटरव्यू में किसी ने मुझसे पूछा कि लेखक के लिए क्या जरूरी होता है, वो अपने समय पर क्यों नजर रखे। तो मैंने उसको उत्तर दिया था कि लेखक के लिए जरूरी इसलिए होता है कि वो अपने समय पर नजर रखे, क्योंकि समय में अगर कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर उसमें कुछ ऐसा ऋणात्मक बदलाव आ रहा है, तो उसको रोकने का काम वो समय पर कर सकता है, वो चाहे तो कर सकता है। जैसे बरसों पूर्व कबीर सही समय पर आ गए और कबीर ने सही समय पर बता दिया कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो गलत है, बस इशारा किया कबीर ने। कबीर के बरसों बाद दुष्यंत आए, दुष्यंत ने थोड़ा सा इशारा कर दिया कि भाई गलत है ये सब। तो मुझे लगता है कि बस वो इशारा ही तो समझ जाता है, समझदार को इशारा काफी है, और हमारा समाज बहुत समझदार होता है। जैसे एक कहानी अभी हंस के, अभी 2 अंक पहले गीताश्री की एक कहानी छपी, मत्स्यगंधा। ये मत्स्यगंधा कहानी मजदूरों के पलायन को लेकर कहानी है, कि वो कोविड के दौरान जो मजदूर पलायन कर रहा था, जो घर लौट रहा था, उसकी जो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि घर उसे कैसे स्वीकार करेगा। वहां तक कहानीकार को पहुंचना चाहिए कि वो केवल, क्योंकि समस्या उस कहानीकार उस पैर को नहीं दिखाएगा जिसमें छाले पड़ रहे हैं, उसको लहू को नहीं दिखाएगा, उससे आगे उस गांव को दिखाएगा जहां वो कहानीकार पहुंच रहा है, और वहां पहुंचकर उसके साथ क्या होता है, अब गांव उसे स्वीकार करता है या नहीं करता है। कहानी वही होती है। हम हमेशा कहते हैं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मुझे लगता है कहानी ये नहीं है, एक था राजा एक थी रानी, राजा मर गया बच गई रानी, शुरू कहानी। तो कहानी वहां से शुरू होती है जहां हम सोचते हैं सब खत्म हो जाता है। मत्स्यगंधा कहानी उस नदी के किनारे उसकी मछुआरन जो है वो जब लौटता है और उसको किस तरह से वो गांव स्वागत करता है, और वहां लेखक ने किसी को महान बनाने की कोशिश नहीं की है, बस ये है कि वो गांव लौट आया है और वो गांव में अब बस जाना चाहता है, और उसके द्वंद्व हैं, गांव के साथ उसके द्वंद्व हैं। पत्नी जो इतने सालों अकेली रही है, अचानक पति आ गया है साथ रहने, तो उसकी अपनी द्वंद्व हैं। तो उन सबको बहुत कुशलता से चित्रित किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो समय बदल रहा है, और समय बदल तो क्या रहा है, उससे बदला जा रहा है। हम अगर हमारे पूर्वजों की बात करते हैं, अगर मैं अपने दादा परदादा की बात करता हूं, तो वहां पर कहा जाता था, हमारे जो 3 इकाइयां हमसे जुड़ी हुई हैं, तन मन और धन, तो हमारे पूर्वज मन की सुंदरता पर बहुत विश्वास रखते थे कि मन बहुत सुंदर होना चाहिए, और मन की सुंदरता के लिए वो कहते थे कि खूब पढ़िए, खूब ज्ञान प्राप्त करिए, उससे मन सुंदर होता है, मन में निखार आता है। तब तो चूंकि कई अनपढ़ भी लोग इतने ज्यादा होते थे, क्योंकि श्रुति बहुत थी इस समय, बातचीत में और इस सब में बहुत सारा ज्ञान आ जाता था। फिर दूसरा महत्वपूर्ण था धन की सुंदरता। धन की सुंदरता मतलब वो बड़ी बड़ी ईमानदारी से कमाए हुए धन पर विश्वास रखते थे, कि जो मेहनत से, जो गांधी कहा करते थे कि जिस रोज मैं बिना मेहनत के खाना खाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपराध कर रहा हूं।
लेकिन उन दोनों सुंदरताओं को अब परे कर दिया गया है। अब बाजार ने कहा है कि नहीं, अब तन की सुंदरता है केवल, क्योंकि बाजार के पास सारे जो उत्पाद हैं वो तन की सुंदरता के हैं कि आप शरीर को सुंदर रखने के लिए, शरीर को ऐसा शोष्ठव बनाए रखने के लिए, उन सब के लिए क्या कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर भी रचनाकार देख रहा है, समझ रहा है। और जैसे बाजारवाद पर एक मनीष वैद्य की कहानी घड़ी साज, और लगभग ऐसी कहानी प्रज्ञा की है मन्नत टेलर्स। वो लोग जिनको बाजार खत्म कर रहा है, जो हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा थे। राकेश जी 5 मिनट और लूं? जी जी। वो लोग जो हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा थे, वो घड़ी साज, वो दर्जी, वो मोची, वो सब जो हमसे जुड़े हुए थे, हम उनसे जुड़े हुए थे। बाजार उनसे कह रहा है कि तुम सब हटो, तुम सब हट के मेरे लिए रास्ता खाली करो। घड़ी साज कहानी भी वैसी ही कहानी है। उसमें उस घड़ी साज की कहानी है जो जिसको की बाजार ने हटा दिया है और वो कहीं दूर कोने में बैठकर बाजार का तमाशा देख रहा है। या आकांक्षा पारे की एक कहानी है पिघली हुई लड़की। सांप्रदायिकता बहुत अकेली नहीं होती है। सांप्रदायिकता, चूंकि सांप्रदायिकता एक सत्ता के साथ चलती है। जिस मनुस्मृति की बात सूरज जी कह रहे थे, वो मनुस्मृति क्या है? वो एक सत्ता है। वो सत्ता जो अपने सिद्धांत निकालती है और उन सिद्धांतों के अनुसार चलने को कहती है। स्त्रियों के पास अधिकार नहीं होने चाहिए, दलितों के पास अधिकार नहीं होने चाहिए, आदिवासियों के पास अधिकार नहीं होने चाहिए, शोषित और वंचित लोगों के पास अधिकार नहीं होने चाहिए। अधिकार एक सीमित और बहुत संकुचित वर्ग के पास होने चाहिए। तो स्त्री जब स्वतंत्रता की बात करेगी तो उसके ऊपर तेजाब डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर एसिड अटैक किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्त्री को सुंदरता के कारण, उसका प्रतीक सुंदरता, जो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं वो स्त्री को केवल वही बाहरी सुंदरता से देखते हैं, तो उसके ऊपर तेजाब डाल देते हैं। तो आप जब पिघली हुई लड़की जैसी कहानी पढ़ते हैं, जो एसिड अटैक की शिकार लड़की के मनोविज्ञान को पकड़ने की कोशिश आकांक्षा पारे वहां करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे समय का जो कथाकार है वो बहुत सुचिंतित है और बहुत अच्छे से उस समय को देख रहा है। ऐसे समय में, जबकि ऐसा कहना थोड़ा सा कुछ लोगों को उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे समय में जबकि हम ये मानकर चलते थे कि जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, वो हर समय में सच को दिखाने का काम करती है। जो हमने लोकतंत्र को जिन 4 खंभों पर माना था, उन 4 खंभों में हम लेखक या साहित्यकार तो शामिल ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक 5वां खंभा हम लोगों ने पैदा कर दिया है, जो बाकी 4 जर्जर होते खंभों से जो समाज कोलैप्स हो रहा है या देश कोलैप्स हो रहा है, उसमें कहीं हम लोग प्रतिरोध का एक खंभा लगा रहे हैं बीच में, क्योंकि वो प्रतिरोध ही समाज को बचाएगा। वो प्रतिरोध ही एक ढलान है, उस ढलान पे से अगर कोई चीज लुढ़क रही तो उसको प्रतिरोध लगाकर आप जितनी उसकी गति धीमी कर सकते हैं उतना ही करने का प्रयास किया जाएगा। तो जब पत्रकारिता ने अपना दायित्व कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, तब मुझे लगता है कि लेखन और बहुत अच्छे से इस समय के बदलाव पर नजर रखे हुए है। और कहानियां, मैं ये जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि खूब पढ़िए इन कहानियों को। इन कहानियों में हमारी चिंताएं हैं, इन कहानियों में हमारे समाज की चिंताएं हैं और उस बदलाव की आहटें हैं। और ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बदलाव हैं, ये बदलाव असल में सब छद्म हैं। ये बदलाव केवल हवा में पैदा किए गए हैं, इनको आभासी बदलाव कहा जाएगा। अगर इनसे जितनी जल्दी हम मुक्ति पाएंगे उतना बेहतर होगा, और जितनी जल्दी हम अपने आप को वापस वहीं ले जाएंगे जहां हम सब खड़े थे, जहां हमारे लिए सबसे जरूरी चीज था इंसान होना, और इंसान होना हमारे जिंदा रहने की सबसे बड़ी कसौटी थी। जब हम वहां लौट जाएंगे तब मुझे लगता है कि एक कहानीकार का दायित्व पूरा हो जाएगा। तो अभी तो बहुत चुनौतियां हैं, और बस अच्छी बात यह है कि हम सब उन चुनौतियों से लड़ रहे हैं और अपना प्रतिरोध भी बचाए रख रहे हैं। आप सबने मुझे सुना, और
महाविद्यालय ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने इतना सुचिंतित वक्तव्य दिया है। और मेरे विद्यार्थी जानते हैं कि मैं अक्सर आपका जिक्र करता हूँ, और मैं भी अक्सर इस बात को मानता हूँ कि ये जो चेहरे अलग अलग दिखाई देते हैं कि ये पितृसत्ता है, ये जातिवाद है, ये बाजार है, दरअसल ये एक ही चेहरा है, एक ही व्यक्ति है जिसके अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं, वो अलग अलग नहीं है। और हमारे समय को लगातार आप रख रहे हैं। आपके परिचय में थोड़ा सा परिचय मैं देना भूल गया था, वो मैं देना जरूर चाहूँगा कि लगातार आप समसामयिक जो पत्र पत्रिकाएं मतलब जो किताबें आती हैं उन पर आपका अलग से आप लिखते हैं, बोलते हैं। यूट्यूब पर आपके अनेक व्याख्यान मौजूद हैं, आपके कहानियों पर फिल्में बनी हैं, और ये हमारे विद्यार्थियों को खासतौर पर पत्रकारिता के विद्यार्थियों को आकर्षित करेगा कि वो भी इन कहानियों को पढ़ें और उस पर आगे काम करें, उनको फिल्म बनाएं, उन पे अपने पॉडकास्ट तैयार करें। तो ये एक बहुत उपयोगी मुझे लगता है कि आज का सत्र रहा है। आप दोनों जो वक्ता हमारे बीच मौजूद हुए, कुछ विद्यार्थी अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, मैं चाहता था कि प्रश्न हो सीधे पूछे जाएं। तो अगर कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहता है, ये शिक्षा नीति वाले प्रश्न को छोड़ दें, एक बच्चा पूछना चाहता है वो छोड़ दें, वो अलग, उस पर हम लोग 14 सितंबर वाले दिन पर हम काम करेंगे, वो अलग होगा। कोई विद्यार्थी अगर पूछना चाहता है तो सवाल पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, कोई विद्यार्थी मुझे संदेश भेज रहे थे, कई विद्यार्थियों ने संदेश भेजे हैं, तो शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्लासेस में इसको पूरा करेंगे। जो प्रश्न आपके आएंगे उन प्रश्नों को हम हमारे दोनों आदरणीय वक्ताओं तक पहुंचाएंगे और उनसे सवाल आपके उत्तर जरूर प्राप्त करेंगे। तो एक तो सामान्य धन्यवाद होगा, जो सामान्य धन्यवाद कह लीजिए, औपचारिक धन्यवाद हमारे विभाग के साथी और इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी देंगे। मैं उससे पहले एक कविता के साथ, वो भी पंकज जी की कविता है, उसके साथ ही अंत कर देता हूँ। अपनी तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ संजय भाई, आपकी भूमिका बरकरार है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। तो जो आज पूरी संगोष्ठी का जो फ्लेवर है, जो पूरा का पूरा जो जैसे हम कहें कि जो रंगत दिखाई देती है, रंग दिखाई देती है, वो उस पर मैं पंकज जी की कविता को पढ़ लेता हूँ, गजल को पढ़ देता हूँ, और आप लोगों से आह्वान भी है, इस कविता को अपने मन में गुनिएगा, इस गजल को अपने मन में गुनिएगा। और मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा हूँ फेंकिए मत पत्थर, हाथ का पत्थर अभी, कह रहा हूँ फेंकिए मत हाथ का पत्थर अभी, इस बगावत ने कहा हर मंजर, हर एक मंजर बदला है, जो तुम्हारा हक है उसी को मांगते हो भीख क्यों, गिड़गिड़ाओ मत उसे तुम छीन लो उठकर अभी, आपकी मुट्ठी अगर उठती हो तो ये जान लो, आपकी मुट्ठी अगर उठती हो तो ये जान लो, रीढ़ की हड्डी बची है अभी आपके अंदर अभी, एक ही पत्थर उठा है और कुर्सियां थर्रा गई, फैलने दो बगावत को जर्रा घर घर अभी, और सह रहे हैं हर सितम बस आसमां को देखकर, सह रहे हैं हर सितम बस आसमां को देखकर, जाने किसने कह दिया था आएगा ईश्वर अभी। और हैं, और अंतिम लाइन पढ़कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इन मशालों को सुबीर ऊंचा करो, इन मशालों को सुबीर ऊंचा करो और चल पड़ो, रोशनी कायम रहे, जिम्मा है ये तुम पर अभी। ये जो जिम्मेदारी हमारे युवा जो साथी मौजूद हैं इस सेमिनार में जो सौंपी गई है, जो प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी ने सौंपी है, जो उससे पहले हमारे नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु ने सौंपी थी, और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए सूरज पालीवाल जी ने जिम्मेदारी सौंपी है आपको, और पंकज सुबीर जी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, और उससे पहले साथ ही साथ इस वक्त आज के वक्तव्य में शुरुआत में अपना वक्तव्य देने वाले, बात कहने वाले हमारे प्राचार्य राकेश गुप्ता जी ने सौंपी है। और हम सभी विद्यार्थी जो साहित्य पढ़ते पढ़ाते हैं जानते हैं
कि जिम्मेदारी लगातार चलेगी और हम अपने समय को अपनी मजबूती से संभालेंगे, नैतिक जिम्मेदारी समझकर संभालेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी को, जो निरंतर लिखते भी रहते हैं और सभी महाविद्यालय की सभी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी, धन्यवाद ज्ञापन। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। राकेश सर ने जब गजल शुरू की और अब काव्य पंक्तियां थी कि रीढ़ की हड्डी की, सर ने बात की कि अगर आपका हक है गिड़गिड़ाने से नहीं मिलेगा, आप उसे छीन लें, या सर ने बात की यही तो इश्क है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि दोनों जो महान वक्ता है, विद्वत वक्ता प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी और श्रद्धेय पंकज सुबीर जी, तो मेरा पहली बार पंकज सुबीर जी को सुनने का मुझे सौभाग्य मिला है। प्रोफेसर पालीवाल सर को मैं पहले भी सुन चुका हूं। तो मैं पेज संजय भाई आवाज नहीं आ रही है। संजय भाई आवाज म्यूट हो गए हैं आप। तो मैं पेन और एक कागज लेकर बैठा था, क्योंकि अगर हमें भी विद्यार्थियों से बातचीत करना होती है या कहीं किसी आयोजन में बोलना होता, तो अगर आप, सर ने एक बात शुरू कही थी हमारे परम श्रद्धेय गुप्ता जी ने कि जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। तो मुझे ये लगा कि दोनों जो विद्वत वक्ता हैं, अगर इनकी किसी बात को विद्यार्थी तो लाभान्वित होंगे, लेकिन कहीं भी ये तो डेजिग्नेशन है कि हम प्रोफेसर बन जाएं, इससे किसी बड़े पद पे चले जाएं, लेकिन जब आप साक्षात रूप से उन साहित्यकारों से मिलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी उनका असर पड़ता है। और हमारा तो साहित्य ही ऐसा है, आप भारतेंदु को पढ़े, कबीर को पढ़े कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे का लाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत और उपवास में, और ढूंढते तो पल भर में मिलिए, मैं तो हर श्वासों के श्वास में। ये जो बात कबीर कहते हैं, सौभाग्य से कबीर को आप बनारस से जोड़ लें, भारतेंदु को वाराणसी से जोड़ लें, मुझे लगता है दोनों ही माँ भारती की अमर संतानों के रूप में है, कालजयी साहित्यकारों के रूप में है। क्योंकि आज बात भारतेंदु की है और राकेश सर ने जब ये विषय चयन के लिए किया और परम श्रद्धेय प्राचार्य, तो मैं ये कहूंगा कि प्रोफेसर राकेश द्वे, यहाँ भी दो व्यक्ति हैं, एक विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरा हमारा सबका नेतृत्व महाविद्यालय के रूप में कर रहे हैं। तो जब इन्होंने ये हिंदी के इस दौरान, क्योंकि हिंदी सप्ताह आप सब हम जानते हैं कि 14 सितंबर को है, तो राकेश जी लगातार विभागीय गतिविधियों में, चाहे टीचर इंचार्ज हैं और नहीं है, इनका एक अलग से वर्चस्व और अपनी एक अलग से सोच रहती है। और जैसे यहाँ पर हमारे दो विद्वान हैं, वैसे ही दो विद्वान मेरे सामने है स्क्रीन पे, प्रोफेसर पालीवाल और पंकज सर। जिस साथियों जो बात भारतेंदु की और मैं औपचारिक धन्यवाद करूं, उससे पहले सर ने जो बात की भारतेंदु की, स्वदेशी की, या बाद में स्वदेशी जागरण मंच, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, ये सारी बातें आई हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं, और हमने सब ने पढ़ा, जब राकेश जी ने स्वदेशी की बात की और भारतेंदु के जन्म से इन्होंने बात की और बताया कि लगभग 35 वर्ष की आयु के आसपास भारतेंदु जी इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन आज 2021 में भी हम बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जब 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ और 1857 में हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उस समय जो 7 वर्ष के मासूम आंखों से उस बाल मन पे जो स्वभाव या प्रभाव पड़ा होगा, संस्कार पड़े होंगे, वो पूरा का पूरा साहित्य, फिर आप देखिए भारतेंदु कृष्ण रीतिकालीन जो साहित्य है, उसके बाद आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता के रूप में, भारतेंदु काल के रूप में आपके हमारे सामने आते हैं। और किस तरह से साहित्य के बारे में क्या क्या लिखा, उस बारे में विद्वान वक्ता उस बात को अभी हमारे समय के बदलते स्वरूप से जोड़ चुके हैं। तो साहित्यकारों का जो दायित्व है वो पहले भी बड़ा, अगर वास्तव में वो साहित्य है, अगर वो बिल्कुल कलम आज उनकी जय बोल, अगर वो बेखौफ होकर लिखता है और वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लिखता है, अगर वो अकाल और उत्सव शब्द को साथ लेकर आता है उपन्यास के रूप में, या चाहे बेशक वो कथाकारा रज्जो मिस्त्री के बारे में बात करते हैं, तो आप उस शब्द को ही पकड़ लीजिए, रज्जो, उसका कोई बहुत ज्यादा आगे नाम ये नहीं है कि डॉक्टर राजकुमारी या और कुछ, रज्जो
सामान्य सा एक मिस्त्री या सर्वहारा वर्ग का एक शब्द वहां से पकड़ा है, और उस शब्द के साथ कहानी साहित्य का भाग है, उसमें संवेदना भी है, सहानुभूति भी है, और साथ साथ संबंधों के आपस में अलग आयाम भी है। तो भारतेंदु ने भी जब इस बात को, क्योंकि भारत उपनिवेशिक दास्ता के बीच में था और विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अंग्रेज आप सबको पता है, तो उस समय जब भारतेंदु लिखते हैं कि निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल, और यहां से उन सारी बातों को शुरू करते करते राकेश सर ने जब बताया कि वो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, हालांकि मैं कई बार कक्षा में पाठ्यक्रम में नहीं होता तब भी उनको भारत दुर्दशा या और सारी चीजों के माध्यम से, कि प्रतीक नाटक है, ये तो आपके पाठ्यक्रम का अंग है, लेकिन वहां जब वो लिखते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो ये जो मेले हैं, लोक कथाएं हैं, कहानियां हैं, सांग हैं, आपका हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो वहां जब भारतेंदु ने व्याख्यान दिया ददरी मेले के अंदर बलिया के पास, बलिया में, तो आप ये देखिए कि उसमें सारी बातों को शुरुआत यहीं से कर सकते हैं कि इस अभागे आलसी देश में, अब आप ये देखिए कि ये केवल और केवल भारतेंदु कर सकते हैं, या बाद में जो नए कथाकारों की सर बात करते हैं। तो जो व्यक्ति साहित्य के लिए समर्पित है, आप ईमानदारी से मानिए, मैंने समर्पित शब्द की यूज किया है, न उसको कहीं फिर किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती है और न और सारी चीजों की, क्योंकि वो अगर समर्पित साहित्य के लिए है, अपनी लेखनी के लिए ईमानदार है, तो स्वाभाविक है उसकी कर्तव्य निष्ठा सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होगी, चाहे वो किसी भी विचार से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो। तो मेरा ये मानना है कि भारतेंदु जब लिख रहे थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे थे, या बाद में उन्होंने भारत दुर्दशा, कुछ आंतरिक, कुछ सामाजिक कारण, या वैदिक हिंसा, हिंसा ने बहुती, या नीलदेवी जैसा नाटक लिखा, या उन्होंने अलग अलग मुकरियां लिखी कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातिन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो उसी तरह की बातें बाद में फिर साहित्य में चली। और जब बात, क्योंकि दोनों कहानीकारों ने, सर ने और पंकज सर ने जो बात की, तो चाहे बेशक बाद में नए कथाकारों को लेकर आए हो, और जब सर ने बात कही कि एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए खत्म कहानी, कहानियां खत्म नहीं होती, बची रानी शेष कहानी। और मुझे लगता है कि अगर कहानी का शीर्षक आपका अच्छा होगा, जैसे सर का अकाल और उत्सव है, या यही तो इश्क है, कुछ पंक्तियां मैंने भी नोट की हैं क्योंकि राकेश सर पहले पढ़ चुके हैं। और जब पालीवाल सर बात कर रहे थे कि हमारी संवेदनाएं ऐसी हो जाएं कि हम बस के मान लें कि तो चलो ये एक आंदोलन है, या हम किसी तरह ये मान लें कि चलो ये तो उन लोगों को मध्यम वर्ग बात कहकर शांत हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस प्रेमचंद का भी अपमान होगा जिसने पूस की रात लिखी, कफन कहानी लिखी, या आप गोदान को पढ़ते हैं 1936 में और बाद में आप अकाल और उत्सव को पढ़ते हैं, तो वहां होरी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ तो आत्महत्या होती है। वहां भी परिस्थितियां जमींदार है, साहूकार है, बीसने की परिस्थितियां हैं, और यहाँ भी आप उन चीजों को जानते हैं जो, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो साहित्य आपकी संवेदनाओं को जिंदा रखता है, साहित्य और समाज का आपस में एक दूसरे से गहरा संबंध भी है, और कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सर ने जब बात अपनी इतनी, क्योंकि हमें समय सीमा का भी ध्यान रखना है, और जब भारतेंदु उसमें काफी चीजें कहते हैं कि कोचवान का भी उदाहरण देते हैं कि कैसे वो वहां के कोचवान कैसा करते हैं, हमारे यहाँ कैसे खाली गप बैठ के हाँकने का, लेकिन हमारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने काफी बड़ा कार्य इस दिशा में किया है। और इसके साथ साथ ही जैसे सर का नाम यथा नाम तथा काम, तो जैसे मैं मानता हूँ कि प्रोफेसर सूरज सर जो हैं, हमने अगर इंदु की बात की, भारतेंदु की बात की, तो साक्षात ज्ञान के सूर्य हमारे प्रकाश सूरज पालीवाल जी हैं। और पंकज का जो अर्थ है हम एक कमल के रूप में मानते हैं कि वो नीचे चाहे कुछ भी कीचड़ हो कुछ हो, लेकिन वो अपने स्वभाव से पंकज ऊपर रहता है। तो मुझे लगता है दोनों महान वक्ता हैं, इन वक्ताओं के आगे ये सारी चीजें बड़ी बेमानी है कि किसी डर से, किसी खौफ से ये स्वतंत्र अपने चिंतन मनन को करते साहित्यिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ साथ सर आपने हमारे विद्यार्थियों को जो समय दिया उसके लिए मैं हिंदी विभाग की तरफ से, हमारे परम श्रद्धेय प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, और राकेश जी हमारे हिंदी प्रभारी हैं, और इसके साथ साथ हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी तो जुड़े ही हैं, लेकिन इसके साथ दूसरे महाविद्यालयों के भी जो विद्यार्थी जुड़े हैं, तो आपका औपचारिक नहीं दिल की गहराइयों से मैं आपका वंदन अभिनंदन करते हुए आपका आभार भी प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का दोबारा से कभी ये स्थिति बदले, क्योंकि सर ने बात कही थी पालीवाल सर ने कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो अभी ऑनलाइन से हम जुड़े हुए हैं। कितने बच्चे, हमारे कई बच्चों के मेरे पास इंडिविजुअल मैसेज आए हुए हैं, कम से कम 50 के आसपास मैसेज हैं कि सर हम लिंक में नहीं जुड़ पाए। मैं भी टेक्नोलॉजी में बहुत कोई बेहतर नहीं हूँ, तो
लेकिन अगर हम आमने सामने अगर आपको सुनते, और यही बात मैं मानता हूं कि जग कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंख इनकी देखी। कबीर ने भी घूम के भारत को देखा है, गांधी ने भारत को देखा था। और जब मैं भारतेंदु को पढ़ रहा था शोध कार्य के दौरान, तो भारतेंदु ने भी 11 वर्ष की आयु के आसपास अपनी यात्राएं शुरू कर दी थी, जनकपुर की, हरिद्वार की, सरयू पार की या बलिया की। तो आप ये समझ सकते हैं, जो व्यक्ति समाज के बीच से आया है उस व्यक्ति के पास संवेदना भी होगी, सहानुभूति भी होगी, और उसके पास ये सोच भी होगी। तो हमारी जो हार्ड डिस्क है ये मजबूत रहे। और राकेश सर मेरे बड़े भाई भी हैं, तो राकेश जी ने कहा कि सर आपको जो पारितोष मिलता है या आपको जो सम्मान मिलते हैं, तो कहता कहीं ना कहीं मेरा सीना भी फूल जाता है। तो मैं कहता हूँ राकेश सर, आप आपका नहीं, हमारे महाविद्यालय का सीना भी 56 इंच से ज्यादा हो गया है, फूल के हमारा सीना भी ज्यादा ही फूला है। तो सर मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ महाविद्यालय की तरफ से, और आपके प्रति पुनः अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पालीवाल सर, पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। और धन्यवाद आप सभी, और सभी साथियों का धन्यवाद, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।